नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज हम साइंस की क्लास करने वाले, साइंस का प्रैक्टिस सेट रहेगा जिसमें हम टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे। मिक्स क्वेश्चन रहने वाले हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग क्लासेज होने वाली है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं इन टॉप 30 क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए, फीडबैक करने के लिए? और 30 में से आप लोगों को भी कमेंट करना है कि 30 में से आप लोगों को कितना स्कोर है, कितना फीडबैक होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न आज के क्लास का क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? पिछली क्लास के मॉक क्वेश्चन में आप सभी के लिए दिया गया था। तो कुछ ब्रदर सिस्टर भाई बहनों को कमेंट आया हुआ है, सभी शिक्षक बंधुओं को कमेंट आया हुआ है, और इसी तरह कमेंट करते रहिए। हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कमेंट होने से आपके माइंड की मेमोरी में सारे क्वेश्चन के आंसर सेव हो जाते हैं, तो वो चीज़ करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो वायुमंडल की सबसे गर्म परत थर्मोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर या स्ट्रेटोस्फियर की बात करेंगे। अभी इंग्लिश में लिखा हुआ, अगर हिंदी में लिखा होता तो आप सभी लोग जानते हैं। किसकी बात करेंगे? थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर को क्या बोला जाता है, सभी लोग बताइएगा। थर्मोस्फियर सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, जिसे हम यूवी किरणें बोलते हैं, और एक्स किरणें जो होती हैं, एक्सरे विकिरण को क्या करती है? यूवी पराबैंगनी और एक्सरे विकिरण को ये क्या कर लेती हैं? अवशोषित कर लेती हैं, जिससे इसका तापमान अधिक हो जाता है। तो थर्मोस्फियर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समताप मंडल से भी प्रश्न आता है। वायुमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल को भी हम स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। थर्मोस्फियर वायुमंडल को बोला जाता है, जो कि सबसे बड़ी गर्म परत होती है वायुमंडल। मेसोस्फियर की बात करेंगे, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर की बात करेंगे। ये सारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक समझना है। हर क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए साथियों, बात करें अगले प्रश्न की। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियान। वर्ग 3 के लिए वेस्ट क्लास चल रही है। सबसे हल्की गैस जिसका परमाणु भाव हल्का होता है, और वह हल्की गैस कौन सा है? नाइट्रोजन तो सबसे भारी है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत में होती है, लेकिन आपका वेट के अकॉर्डिंग आपका क्या हो? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1.008 होता है, जो हवा से बहुत हल्का होता है, हवा से भी हल्का होता है। प्रश्न आएगा कि हवा से भी हल्का कौन सा गैस है, यह वायुमंडल में सबसे हल्की गैस कौन सा है? और ये मान लीजिए आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का उपयोग गुब्बारे और हवाई जहाज़ों में किया जाता है, क्योंकि यह हवा से भी हल्की होती है। हाइड्रोजन कैसी गैस है? तो एक ज्वलनशील गैस है, इसलिए इसको जो उपयोग यूज किया जाता है सावधानी पूर्वक किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स है हाइड्रोजन से रिलेटेड, अगर पूछे जाते हैं आपसे बनना चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, आप सभी का सपना साकार होना चाहिए, आप सभी के माता पिता का सपना साकार होना चाहिए। बाकी सभी क्लासेज चलें, प्लेलिस्ट बना दिया गया। वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 का प्लेलिस्ट बना है, उसमें सारे सब्जेक्ट के आपके प्रैक्टिस, एमसीक्यूज सब मिल जाएगा। आइए बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? जी हाँ, दुनिया की सबसे जहरीली गैस उसे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, अर्थात CO की बात कर रहे हैं। ये एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होती है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड सांस लेने के जरिए में ऑक्सीजन के परिवहन में यह बाधा डालती है, और यह शरीर के अंगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे दम घुटने से मौत का खतरा होता है। तो दम घुटने से मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड से है, तो सल्फर डाइऑक्साइड भी एक ज्वालामुखी औद्योगिक प्रक्रिया से निकलने वाली गैस होती है। ये आपके सांस लेने में तकलीफ और अम्ल वर्षा का कारण बनती है। अगर पूछा जाए अम्ल वर्षा का कारण कौन सी गैस है, तो SO2 ध्यान रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है ना? कोई भी डाउट हो बेहतरीन कमेंट करना है, या आपका अपना परिवार है, टीटी फैमिली शिक्षकों का परिवार है। आइए बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की। पृथ्वी की
पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी होती है? आर्गन, नियान, जिनान या रेडान की बात कर रहे हैं। पृथ्वी की जो पपड़ी है इसको क्रस्ट बोला जाता है। सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जो दुर्लभ गैस होती है वह कहलाती है आर्गन। इसे AR से डिनोट किया जाता है। पृथ्वी की पपड़ी के द्रव्यमान का लगभग 0.00015% आर्गन का है। और सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कहलाता है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, ये भी पाए जाते हैं। तो प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। अगर पूछा जाए प्रचुर मात्रा में तो नाइट्रोजन है जो कि 78% के आसपास है। और दूसरा नंबर पे आता है ऑक्सीजन 21% के आसपास। ठीक है, ये तो नॉर्मल प्रश्न है, नाइट्रोजन का जानना, ऑक्सीजन का जानना। ठीक है, ये तो आप लोग जानते होंगे, समझते होंगे। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पृथ्वी की सतह में ऑक्सीजन ही होता है। पृथ्वी की सतह में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व वह ऑक्सीजन ही होता है। क्या होगा? पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा तत्व है? अगर ऐसा प्रश्न आता है तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन। पृथ्वी की पपड़ी का लगभग 46% के आसपास ऑक्सीजन कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? बेहतरीन, लाजवाब प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, 1 नंबर देने वाला प्रश्न है कि हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? लोहा, एल्युमिनियम, तांबा या जिंक? सभी बताइएगा। पृथ्वी की पपड़ी अर्थात क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु कहलाती है क्रस्ट में, वह कहलाती है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। अगर तत्वों का क्रम पूछा जाता है तो ऑक्सीजन आता है, पहले ऑक्सीजन आएगा, फिर सिलिकॉन आता है, इसके बाद एल्युमिनियम आता है। एल्युमिनियम तीसरे स्थान पर आता है। ऑक्सीजन लगभग अगर पूछा जाता है 46%, सिलिकॉन 27% और एल्युमिनियम 8% के आसपास, लोहा 5% होता है। ठीक है, अगर प्रसिद्धता में पूछा जाए तो आपसे बनना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, ध्यानपूर्वक कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? कार्बनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल की बात करूंगा। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? जैविक अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्रुप डी में RRC में भी आया हुआ प्रश्न है और वर्ग 3 का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि RRB जब रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ तो समझिए वर्ग 3 कहीं से भी खींच सकता है। और वर्ग 3 के जितने भी क्वेश्चन होंगे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए प्रश्न लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन आएंगे किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न आया हुआ होगा, इन्हें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो एक जैविक अम्ल की अगर बात करता हूँ, कार्बनिक अम्ल, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, ऑक्जेलिक, कौन सा होगा? तो वह होता है ऑक्जेलिक की बात करता हूँ। ऑक्जेलिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल होता है। कार्बनिक अम्ल जो होता है अम्लीय गुणों वाले कार्बनिक यौगिक है। सबसे सामान्य कार्बनिक अम्ल होता है कार्बोजिलिक अम्ल, और जिनकी अम्लता कार्बोक्सिल की बात करूंगा। कार्बोक्सिल मतलब COOH से जुड़ी हुई होती है। ज़्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, वर्ग 2 में ज़्यादा डिटेल से पूछा जाता है। और साइंस का पार्ट अगर आप वर्ग 2 के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएं साइंस के तो उनको पढ़ लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, उनका क्वेश्चन भी हम ले रहे हैं। तो अगर आपके पॉसिबल है उनको क्वेश्चन अगर आपसे मिल जाता साइंस के, उनको पढ़िएगा तो वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि साफ तौर पे लिखा गया है 12th क्लास तक के लेवल के क्वेश्चन आएंगे सिलेबस में, इसलिए सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है। हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है? लार का निर्माण करना, रोगाणुओं का विनाश करना, हार्मोन का स्त्राव करना या खमीर का स्त्राव करना। टॉन्सिल का मुख्य कार्य होता है संक्रमण से लड़ना होता है। लड़ने का मतलब तात्पर्य क्या होता है? लड़ने का तात्पर्य ये होता है कहीं ना कहीं रोगाणुओं का
विनाश करना, रोगाणुओं से लड़ना, विनाश करना इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो टांसिल होता है ना, टांसिल का मुख्य कार्य यहाँ पे पूछा जा रहा है। टांसिल प्रतिरक्षा प्रणाली के एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और ये संक्रमण से लड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खासतौर पर बच्चों में आप देखते होंगे ना, टांसिल में सूजन आ जाता है। जब मुंह फाड़ते हैं तो आप देखते होंगे सूजन आ जाता है, जिसे टांसलिटिस बोला जाता है। और टांसलिटिस आमतौर पे वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण के कारण ही होता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। किसी भी प्रश्न से कितना भी डिटेल से पूछा जाए आपसे बनना चाहिए। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? ये 9th क्लास के साइंस में आपको मिल जाएगा। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? अमलगम, क्षारीय धातु, उत्कृष्ट धातु, मिश्र धातु। इन चारों में से एक प्रश्न आएगा। चारों टॉपिक जो दिए गए हैं ना, ये चारों टाइटल हैं, टॉपिक हैं, इन टॉपिक से प्रश्न आएगा। और सभी लोग जानते हैं जब दो या दो से अधिक धातु मिश्रण हो जाते हैं उसे मिश्र धातु कहते हैं। अब मिश्र धातु का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। मिश्र धातु का सबसे बड़ा एग्जाम्पल सभी लोग बताइए। अगर एग्जाम में आता है, ये जीडी पूछा गया है, असम रेजिमेंट का जो पेपर हुआ था उसमें आया हुआ था कि दो या दो से अधिक समांगी, 2020 में जो पेपर हुआ तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। मिश्र धातु की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल सा प्रश्न था। और आप सभी लोग जानते हैं मिश्र धातु जो होता है अन्य धातुओं के साथ मिश्रण होता है। और उदाहरण जैसे मान लीजिए शुद्ध एल्युमिनियम अपेक्षाकृत नरम धातु, इस्पात, निक्रोम, कांसा, पीतल, ड्यूरेलिन, टांका, ये सारे क्या है? मिश्र धातुएं हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर उत्पादन करता है? ब्लीचिंग पाउडर से प्रश्न आता है। तो इनमें से ऐसा पदार्थ जो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता हो। तो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया मतलब ब्लीचिंग पाउडर मतलब CaOH2, बुझा हुआ चूना क्लोरीन के साथ। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्लोरीन के साथ बुझा हुआ चूना अभिक्रिया करता है और यह अभिक्रिया शुष्क बुझे हुए चूने के क्लोरीन गैस के साथ प्रवाहित की जाती है, तब जाके कहीं ब्लीचिंग पाउडर की बात कर रहे हैं, उसी को हम कर रहे हैं, तो वो होगा बुझा हुआ चूना। यानी फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है वह यहाँ पे सही हो जाएगा। सभी यहाँ पे सभी समझ रहे हैं अच्छे तरीके से, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? सभी लोग बताइएगा। भावनाओं का, जीवाश्म का, पत्थर का या शिशुओं का? देखिए रेडियो कार्बन जो डेटिंग उपयोग होता है ये कार्बनिक पदार्थों का आयु पता लगाने में होता है। और कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जीवाश्म हो गया, लकड़ी, हड्डी, कपड़े, ये सारे होते हैं। तो जीवाश्म इज द राइट आंसर। जीवाश्म, लकड़ी, हड्डी, कपड़े, अगर ये प्रश्न आता है तो आपको कर लेना है। और इसे कार्बन 14 के नाम से भी जाना जाता है। किसे? कार्बन 14 के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, सभी को कमेंट करना है हर क्वेश्चन को कि यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? तो रंगों का मिश्रण भी पूछा जाएगा। लिटमस पेपर, ये भी एक क्वेश्चन है। तो लाल और हरा को आपस में मिला देने पे क्या बनता है? मान लीजिए ये कलर हम मैचिंग कर रहे हैं, लिखिएगा ये हो गया लाल कलर और ये हो गया हरा कलर। जब इन दोनों को मैचिंग की जाती है तो कौन सा कलर बन जाता है? सभी लोग बताइएगा। जब इन दोनों को मैचिंग की जाती है ना तो कौन सा कलर बनता है? पीला कलर बन जाता है। लाल और हरा को मैचिंग करने पे पीला कलर बनता है। अगर प्रश्न आ गया कि लाल और नीला मिला दिया जाए, लाल प्लस नीला मिला दिया जाए, तो लाल और नीला मिला देंगे तो कौन? मैजेंटा रंग बन जाता है। कौन सा? मैजेंटा रंग बन जाएगा। अगर नीला
इंग्लिश का एक वर्ड से लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। नीला प्लस हरा मिला देते हैं तो सियान रंग बन जाता है। अगर लाल और हरा और नीला मिला देते हैं तो यहाँ पे सफ़ेद बन जाएगा, सफ़ेद को वाइट लिख देते हैं। अगर लाल हरा नीला मिलाते हैं तब जाके वाइट कलर बनता है। ठीक है, तो कोई भी रंग का मिश्रण पूछा जाएगा आपसे बनना चाहिए। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंह पका रोग होता है? अक्सर देखते होंगे बारिश के मौसम में पैरों में खुरपका हो जाता है और मुंह में भी हो जाता है, जिससे खाने चबाने में उनको प्रॉब्लम होती है। पैर में हो जाता है, इसे बात बोलते हैं। बात भी एक तरह बोलते हैं ना, मुंह पका खुरपका। खुर के अंदर वो पता नहीं एक फंगस टाइप हो जाता है। इसे संक्रमण विषाणु जनित रोग बोला जाता है। इसे एफ्तो वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ्तो वायरस। लिखे देता हूँ मैं, इसे बोला जाता है एफ्तो वायरस। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? एफ्तो वायरस बोला जाता है। और यह खुरों और मुंह के छालों जैसा हो जाता है, जिससे पशुओं को चलने और खाने में परेशानी होती है। तो संक्रमण विषाणु जनित हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? अक्सर ट्यूबलाइट आपने देखा होगा, ट्यूबलाइट जलते हैं घरों में, तो ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से जो मरकरी होता है, पारा होता है ना, यानी पारे का वाष्प और आर्गन होता है। ये आर्गन या क्रिप्टन जो जैसे अक्रिय गैसें भरी जाती हैं। ये ट्यूबलाइट के अंदर कम दबाव पर ये गैसें मौजूद होती हैं और आमतौर पर वायुमंडलीय दबाव का सतह पर फास्फोरस की कोटिंग भी की जाती है। तो ट्यूबलाइट के अंदर अगर पारे का वाष्प और आर्गन गैस भरी होती है, जो कि ट्यूबलाइट के अंदर यह कम दबाव पर ये गैसें मौजूद होती हैं। कम दबाव पर, समझ रहे हैं ना? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठोस की शुद्धता का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? कोई भी ठोस वस्तु अगर उसको हम सही पता लगाना कि ठोस वस्तु है, इसकी शुद्धता का निर्माण हम कैसे करेंगे? ठोस की शुद्धता का निर्माण जो होता है आमतौर पे गलनांक से किया जाता है, मेल्टिंग पॉइंट से किया जाता है, गलनांक बिंदु के द्वारा किया जाता है कि यह ठोस वस्तु किस तापमान पर गलनांक होगी या गलेगी। जिन किसी ठोस में अशुद्धियां होंगी तो उसका गलनांक कम होता है, और क्रिस्टलीकरण जैसे तकनीकों का उपयोग करके ठोस पदार्थों को शुद्ध किया जाता है। क्रिस्टलीकरण यानी गलनांक बिंदु। क्रिस्टलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो किसी पदार्थ के परमाणु अणु को खुद को एक विशिष्ट 3D जो एक जाली होता है उसमें व्यवस्थित कर दिया जाता है। तो गलनांक बिंदु द्वारा इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो भौतिक संतुलन होते हैं वे किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? संगीत के, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण या समांतर बल? तो आपने बल अगुण का तो नाम सुना ही होगा, ठीक है ना? बल अगुण का आपने सुना होगा कि भौतिक तुला बलों के अगुणों के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो यहाँ पे बल अगुण मतलब सभी लोग समझ गए होंगे किसकी बात कर रहे हैं। किसकी बात की जा रही है? समांतर बल के नियम की बात की जा रही है, ठीक है। समांतर बल नियम मतलब एक क्या होता है, इसको भी जान लीजिए। समांतर बल नियम मतलब होता है संतुलन की स्थिति, मतलब एक वस्तु पर लगने वाला सभी वामावर्त का जो बल गुण होता है इनका योग दक्षिणावर्त बल गुण का योग क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसीलिए इसको समांतर बल का नियम बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो ये तो मुझे नहीं लगता कि ये सब कोई जानते होंगे मेरे सभी ब्रदर सिस्टर, कि सोडियम ही एक ऐसी धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। क्या आप एल्युमिनियम, पोटेशियम, प्लेटिनम क्या चाकू से काट सकते हैं? किसकी हिम्मत है भैया इतनी कि चाकू से इन लोगों को काटा जा सके, इन वस्तुओं को काटा जा सके? सोडियम किस प्रकार की धातु होती है? अगर एग्जाम में आता है सोडियम एक क्षारीय यानी क्षार धातु होती है, और ये इतनी मुलायम होती है कि चाकू से कट जाएगी।
और नरम और ठोस होता है, इसका गलनांक भी कम होता है और इसे चाकू से काटा जा सकता है। जो भी अन्य दे एल्युमिनियम, पोटेशियम, प्लेटिनम, ये आपकी क्या है सघन धातुएं होती हैं जो लचीले और तन्य भी होती हैं। तन्य मतलब होता क्या है, तन्यता सभी लोग जानते हैं कि नहीं बोलते हैं। तन्यता मतलब ज़्यादातर इसको खींचा जा सके। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न आए आपसे बनना चाहिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। आप सभी के माता पिता का सपना यहाँ पे सर्वोपरि है। न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? न्यूलैंड के अनुसार देखा जाए तो कुल प्रकृति में 56 तत्व जो है मौजूद थे। कितने? 56 इज द राइट आंसर। न्यूलैंड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, उनके अनुसार देखा जाए, ये भी आपके 2018 के पेपर में आया हुआ था। तो न्यूलैंड के अकॉर्डिंग 56 याद रखिएगा। और अगर प्रश्न आ गया है कि अष्टक का नियम किसने दिया, ये भी पूछा जा सकता है ना, साइंस का पार्ट है पूरा। अष्टक का नियम, तो अष्टक का नियम पूछा जाए तो क्या करना है? न्यूलैंड इज द राइट आंसर। अगर एग्जाम में आता है कि अष्टक का नियम किसने दिया, तब आप लोगों का क्या जवाब होना चाहिए? अष्टक का सिद्धांत जर्मन वैज्ञानिक वाल्टर कोसेल और अमेरिकी वैज्ञानिक गिलबर्ट न्यूटन लुइस द्वारा दिया गया था। अगर आए कि अष्टक नियम का प्रस्ताव किसने दिया, तो न्यूलैंड्स ने दिया था। प्रस्ताव किसने दिया? न्यूलैंड्स ने दिया था। तो सभी एंगल से हमें पता होना चाहिए। ये सारे एसएससी लेवल के प्रश्न हैं, समझ लीजिएगा, साइंस के, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वर्ग 3 में आएगा, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी? बांध के पानी में, उड़ते हुए वायुयान में, गिरते हुए नारियल में, या उपरोक्त सभी में? बांध का पानी, खींचा हुआ रबर बैंड और घर के छत पर रखी ईंट, ये स्थितिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन दिया गया है बांध का पानी, यहाँ पे सही हो जाएगा। जी का मान ज्ञात किया था, सभी बताइए, जी का मान किसने ज्ञात किया? हेनरी कॉडविन, हेनरी कैनवेडिस ने किया था। जी का पहला विश्वसनीय माप हेनरी कैवेडिस द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1798 में किया गया था। उन्होंने गणना की कि जी का मान जो है कितना होता है, 6.754 इंटू 10-11 N न्यूटन, M2 kg N-2, ये इतना मान होता है जी का। ठीक है, बाकी सभी आपके क्वेश्चन चल रहे हैं, सभी को समझना है, फीडबैक करना है। और प्रश्न देखिएगा कि मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है। प्रश्न क्या है? मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है। तो मनुष्य का सामान कितना होता है? 120, 80 या 80, 120, दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो 120/80 mmHg। ऊपरी संख्या 120 के ऊपर नहीं होना चाहिए और 80 के नीचे नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न, निम्न में से मूत्र में असमान घटक है? यूरिया, कैरोटीन, एल्युमिनियम या सोडियम? मूत्र में असमान घटक जैसे ग्लूकोज शर्करा हो जाता है, कीटोन बॉडीज हो जाती है, और आपका रक्त, प्रोटीन, पित्त, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इनमें से कौन सा सही होगा? सभी लोग बताइए, सभी को बताना है, सभी को फीडबैक करना है, क्योंकि साथियों हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और आपने सभी ब्रदर सिस्टर कमेंट करना है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मूत्र में असमान घटक एल्युमिनियम की बात की जाती है, सोडियम, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड पानी में जैसे घटक होते हैं, और एल्युमिनियम एक प्रोटीन है जो सामान्यतः मूत्र में नहीं पाया जाता है, इसलिए असमान घटक हो जाएगा। बाकी सोडियम, क्रिएटिनिन, यूरिया सारे क्या है, पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा,
मनुष्य में कौन एक अपशिष्ट पदार्थ है? आप में और हमारे में एक अपशिष्ट पदार्थ इनमें से कौन सा है? तो सबसे पहले अपशिष्ट पदार्थ यूरिया आता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है और भी इम्पोर्टेंट है कि मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? पेशियाँ, पसली जिसे बोलते हैं ना, कहीं हम तुम्हार पसली तोड़ डालब, जब लड़ाई होती तो अपना पंचे सुनत हो आप, ठीक है ना, तो ऐसा बोला करते हैं। तो मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में पेशियों की संख्या लगभग 600 के आसपास होती है या 600 से अधिक होती है। अब यहाँ पे 600 में 2 वाले ऑप्शन दिए गए हैं, तो में हमें एक ऑप्शन को चयन करना पड़ेगा, जो कि है 665 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? यानी आप और हमारे में जो दोबारा दांतों की संख्या पुनः स्थापित होती है उसे हम क्या बोलते हैं? 20 दांत, जिन्हें दूध के दांत, अस्थाई दांत बोला जाता है। ये दांत बच्चों के निकलते हैं, फिर वयस्क होने पर स्थायी दांतों में बदल जाते हैं। वयस्क मनुष्य में टोटल 32 टीथ होते हैं, दांत होते हैं। 20 दूध के दांत बोले जाते हैं और 12 दांतों को स्थायी दांतों की कैटेगरी पर रखा गया है। अगर स्थायी दांत कितने हैं? 12 हैं, और दूध के कितने हैं मतलब गिरते रहते हैं, वह हैं 32। गिरते हैं फिर आते हैं, तो दोनों चीज़ों को समझना है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित है? तो हमारे और आपके शरीर के सबसे जो मजबूत हड्डी कहलाती है वह कहाँ की कहलाती है? जांघ की। और जांघ की हड्डी को क्या बोला जाता है? फीमर बोलते हैं कि नहीं? फीमर यह शरीर की सबसे लंबी होती है और इसका वजन लगभग आपके शरीर के वजन का 30 गुना भार सहन कर सकता है। 30 गुना भार, इतनी मजबूत होती है, समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, यह भी आपका इम्पोर्टेंट है, साइंस का क्वेश्चन, कि मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं? आपके शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं? तो आपने 30T सुना होगा, और यही कशेरुकी मिलाकर एक रीढ़ की हड्डी का निर्माण करती है। एक रीढ़ की हड्डी आपके बनती है जो कमर से लेकर आपके सिर तक रहती है। कशेरुकी के प्रकार भी ग्रीवा होता है, वची होता है, कटी होता है, त्रिक होता है, अनुत्रिक होता है ठीक है ना, ये सारे आपके हो जाते हैं। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। हमारी अस्थियां या दांत समानतः किससे बने होते हैं? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, क्लोरोपेप्टाइड, हाइड्रोलिथ, या इनमें से कोई नहीं? सभी बताइएगा। सोचिए, माइंड की मेमोरी में थोड़ा सा जोर डालिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारी अस्थियां और दांत समानतः ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती हैं। और अगर एड्रिनल ग्रंथि के बारे में आता तो एड्रिनल जो ग्रंथि होती है वह हार्मोन को स्रावित करती है। आपके क्या है? प्रेम, लव का जो हार्मोन होता है उसको स्रावित करती है। कौन सा? वो आपका कहलाता है एड्रिनल हार्मोन। जो एड्रिनल जो ग्रंथि द्वारा होती है वह ये हार्मोन का स्राव किया जाता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है हार्मोन का स्राव करती है? सभी लोग बताइएगा, कौन सी ग्रंथि हार्मोन का स्राव करती है? थायराइड, अधिवृक्क, पीयूष या अग्नाशय? सभी लोग बताइएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन के हमारा आपका मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहता है। तो अधिवृक्क की ग्रंथि जो होती है इसको एड्रिनल ग्लैंड भी बोलते हैं, जो अभी हमने इसके पहले बताया। ये हार्मोन को स्रावित करती है और ये कहाँ पे होती है? वृक्क, किडनी के ऊपर होता है, 2 भागों में विभाजित होता है। एक होता है प्रांतस्था, कॉर्टेक्स बोला जाता है, एक मेडुला, अधिवृक्क बोला जाता है।
अगला जो प्रश्न है ये भी आप सभी लोगों को समझना है, फीडबैक करना है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? मस्तिष्क, हृदय, यकृत या फेफड़ा? पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है, ये शरीर के कहाँ पे होती है? मस्तिष्क पर होती है और एक छोटी मटर के आकार की होती है, जिसे हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है पीयूष को, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। और ये आरआरबी में भी पूछा गया है, इसको मॉक क्वेश्चन में देंगे, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, यकृत, मस्तिष्क या किडनी? स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जा रही है। सभी को कमेंट करना, फीडबैक करना है। और 30 में से आप लोगों का क्या स्कोर रहा है ये भी आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। हर एक क्वेश्चन का कमेंट आना चाहिए, फीडबैक आना चाहिए। कमेंट करने से ही पता चलता है आपके अंदर कितना जुनून है सिलेक्शन पाने के लिए, कितना मोटिवेशन है, कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं, ये आपका तय करता है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में जो लिखो ये शब्द होते हैं वह तय करते हैं। तो चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी जारी रखिएगा क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सरों पर ही है। मिलते हैं आपकी अगली क्लास पे, अगले प्रैक्टिस सेट पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।